नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के इस अंक में। दोस्तों, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, लिंक्स आगे भेजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही समाचार पहुंच सके। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। हमारे पास न साधन है, न संसाधन है। उसके लिए नीचे बैंक अकाउंट नंबर और साथ में जीपे नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी-सी मदद करके अच्छी पत्रकारिता को बचाने में हमारा सहयोग कीजिएगा। आज एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया है, इंटरव्यू भी आया था रुचिर शर्मा का। और रुचिर शर्मा अमेरिका में रहते हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, पूरी दुनिया में उनको सुना जाता है और उनके लिखे आर्टिकल्स और इंटरव्यू दुनिया भर की बड़ी-बड़ी मैगज़ीन्स में और टेलीविज़न चैनल्स के अंदर प्रसारित होते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि इस समय भारत चीन से मीलों पीछे क्यों हो गया है, मीलों पीछे क्यों हो गया है, और उसके ऊपर उन्होंने अपना तबसरा पेश किया है। उनको उनका कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था चीन के मुकाबले बहुत पिछड़ चुकी है, और यही नहीं बल्कि मिलिटरली भी, ट्रेड और इकोनॉमी वाइज भी और टेक्नोलॉजी वाइज तीनों जगह पे वो बहुत ज्यादा पिछड़ चुके हैं और वो गैप लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उनका कहना है कि अमेरिका और चीन के बीच में इस टाइम होड़ लगी हुई है। इस टाइम जो रेस है ना, वो अमेरिका और चीन के बीच में टेक्नोलॉजी पे रेस है, मिलिट्री के अपग्रेडेशन पे रेस है और साथ में इकोनॉमी और ट्रेड के ऊपर रेस है। तो भारत उस रेस का हिस्सा नहीं है। चाइना जब कोई भी चीज जब कर रहा है तो वो उसको हमेशा अमेरिका को सोच के कर रहा है, वो भारत को सोच के नहीं कर रहा है। ये उनका कहना है। तो उनका जो टारगेट है वो अमेरिका है। अब $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी अमेरिका और $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो चाइना है। बाकी दुनिया 50 में आती है और ये 50 में आती है, तो 50% दुनिया का जो है वो चीन और अमेरिका है। तो जो सारी की सारी जो रेस है, जो होड़ है, ये इन दोनों के बीच में। रुचि शर्मा एक्चुअली ऑलमोस्ट 23-24 साल से अमेरिका में रहते हैं और उन लोगों में से जिन्होंने बहुत बड़ी ख्याति पाई है। उनका ये कहना है कि जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो किसी के दोस्त वगैरह नहीं है। वो सिर्फ ले दे के लेन देन की बात करते हैं। भाई व्यापार की बात करो, यानी कि एक बनिए की बात करो। किसके साथ क्या संबंध है, कैसा संबंध है, किस किस्म का संबंध है, उनका कुछ लेना देना नहीं उससे। अमेरिका को क्या मिलेगा बिजनेस वाइज और क्या वो दे सकता है, बस ये सारे के सारे लेन देन के रिश्ते हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं। कहता कई लोग सोचते हैं कि हम दोस्ती करते हैं तो दोस्ती का फायदा होता है। वो कहते हैं दोस्ती का थोड़ा बहुत फायदा होता है, लेकिन ट्रंप के लिए दोस्त नाम की कोई दुनिया में चीज नहीं है। उनके लिए सिर्फ लेन देन, ट्रेड, बिजनेस, बस वही एक चीज है। जो भी लोग ट्रंप को जानते हैं उनको मालूम है कि ट्रंप का कोई फ्रेंड नहीं है। वो जान पहचान है उनकी, दोस्त नहीं है कोई उनका। इसलिए क्योंकि उनका दोस्त सिर्फ बिजनेस है और वो बिजनेस की भाषा यानी कि रोकड़े की भाषा, पैसे की भाषा समझते हैं। उनका व्यक्तित्व ऐसा है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि कई उनके पक्के दोस्त हैं जिसमें कभी मोदी जी की बात भी होती थी, लेकिन ये सब मिथ है देखा जाए तो। अब उनका कहना है कि अमेरिका जो है अभी का जो है वो दरअसल अभी बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में है। वहां पर भी एक बहुसंख्यकवाद, गोरों का एक राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा है और डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में एक तरह से बहुत बड़ी दुश्मनी है। कई सर्वे भी बताते हैं कि अभी जो स्थिति है लोग उससे खुश नहीं है। जो सर्वे कह रहे हैं कि वो दरअसल ट्रंप से जो हरकतें इनकी जो जिस ढंग से काम कर रहे हैं उससे वो खुश नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि जहां वो लोग खुश नहीं है वहीं सारा पैसा अमेरिका को जा रहा है। आप देखोगे कि डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, दूसरी करेंसी घटती चली जा रही है। तो ये अजीब सा एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास है कि एक तरफ तो अमेरिका डूब रहा है या उसके अमेरिका परेशान हो रहा है, जो लोगों का विश्वास टूट रहा है अमेरिका के अंदर, ऊपर से सारा पैसा अमेरिका में जा रहा है। तो ये एक किस्म से एक ड्यूपोली या डुप्लिसिटी जो चल रही है इस टाइम, ये भी समझना इतना आसान नहीं है। उनका कहना है कि एक उनकी किताब भी आई थी, व्हाट्स रॉन्ग विद द कैपिटलिज्म। वो कहते हैं कि अगर कैपिटलिज्म को मजबूत करना है तो डेमोक्रेसी को मजबूत होना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि जो पूंजीवाद होता है, जो डेमोक्रेसी जो कैपिटलिज्म होता है, वहां पर आर्थिक आजादी पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। लेकिन सरकार की भूमिकाएं इस समय बढ़ती चली जा रही हैं और सरकारें जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को मदद करती हैं। भारत में मोदी अडानी की मदद कर रहे हैं, खुल के मदद करते हैं। अमेरिका में ट्रंप जो है मस्क की मदद कर रहे हैं।
तो वहां पर जो फेवरेटिज्म है, जो पक्षपात है, वो खुलेआम साफ नजर आ रहा है। और इस बात को लोग महसूस कर रहे हैं कि अमेरिका उतना क्या कहते हैं कि न्यूट्रल नहीं है लोगों के प्रति जितना होना चाहिए था। लेकिन हाँ, कैपिटलिज्म के चक्कर में कई जो डेमोक्रेसी हैं उनको नुकसान भी पहुंचा है। और खास तौर से उनका कहना है कि चाइना के साथ जो सारी की सारी परिस्थितियां निकल कर आई हैं वो बिल्कुल उल्टी हैं। हालांकि चाइना एक डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन चाइना इस समय पूरी तरह से पूंजीवाद के अंदर है, लेकिन वो समाजवाद को भी लेके चलता है साथ में। तो पूंजीवाद जो है, जो 1970 के बाद उसने अपनाया था, उसने दरअसल चाइना को ऊपर आने में बहुत ज्यादा मदद की है। उनका कहना है कि स्विट्जरलैंड को देखिए, ताइवान को देखिए, वियतनाम को देखिए, इन्होंने बहुत तरक्की की है। 20-30 सालों में अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा उदार बना के, और उनके अंदर क्या कहते हैं कि एफडीआई भी बहुत आता है। लेकिन कहीं न कहीं भारत के बारे में उनका कहना है कि सरकार की भूमिका यहाँ पर ज़्यादा हो गई है और सरकारें तय करती हैं कि कौन-कौन सा बिज़नेस करेगा। सरकारें तय करती हैं कि कौन-सा बिज़नेसमैन को जाएगा। तो वहाँ पर जो प्रोटेक्शनिज़्म है एक्चुअली, या एक किस्म से कहा जाए जो फेवरेटिज़्म है, वो बहुत ज़्यादा है। और वो शायद भारत के पक्ष में नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर सारी की सारी चीज़ें जो हमारे डोमेन्स हैं, ग्रीन एनर्जी हो या फिर थर्मल एनर्जी हो, पोर्ट्स हों, एयरपोर्ट्स हों या बाकी बिज़नेस हो सारे के सारे, या कोयला आयात करना हो, वो ले दे के एक व्यक्ति के ऊपर सीमित हो जाता है, जिसका नाम आप समझ सकते हो कि गौतम अडानी है। मस्क को सिमिलर काइंड ऑफ फेवरेटिज्म होने की बात आ रही है, जहां पर कहा कि टिकटॉक को आप मस्क को बेच दो। आप भाई, किसी और को भी बेचा जा सकता है, लेकिन मस्क को ही क्यों? तो ये सारी जो चीजें निकल कर आ रही है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक और चीज भी हो रही है कि आप जो बहुत सारे जो मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने काफी बात की है इंडिया में, कि इंडिया उस रेस में क्यों नहीं है। बोलता है ये मॉडल जो है ये ठीक मॉडल नहीं है। आप इस ढंग से लोगों को डोज देते रहते हैं और सोचते हैं कि फिर उसके बाद आप तरक्की कर लेंगे, लोगों की जेब में पैसा आ जाएगा। तो इस ढंग से लोगों को फ्री में जब पैसा मिलता है तो काम करना बंद कर देते हैं और घर में बैठ जाते हैं। उनका कहना था कि कल्याणकारी योजनाएं जो होती है ना, उसके बदले में आप कीजिए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उससे काम तो करवाना पड़ेगा ना। आप मुफ्त में किसी को 2,500 रुपए दे देंगे महीने का और कहेंगे आप कुछ काम मत करो, साथ में आप 5 किलो अनाज दे देंगे, साथ में दाल भी दे देंगे, साथ में कुछ और नमक भी दे देंगे, तो भाई वो आदमी काम क्यों करेगा? उसके लिए इंसेंटिवाइजेशन क्या है? बोलते चाइना भी कुछ इस किस्म की थ्योरी पे था एक्चुअली, लेकिन उसने 1990 में करीब 10 करोड़ लोगों को पब्लिक सेक्टर की कंपनियों से निकाल दिया और कोई भी कल्याणकारी जो योजना थी, ऐसे जो डोज थे, वो देने से मना कर दिया। और इससे इंडिया को सीखने की कुछ ना कुछ जरूरत है, लेकिन इंडिया सीखेगा तभी आगे बढ़ेगा। अब मनरेगा के अंदर जो फंडिंग घटी है, मनरेगा जो है बिल्कुल ही गरीब आदमी को दिया जाता है। इसे आप उस श्रेणी में नहीं रख सकते कि जहां रेवड़ियां हैं, क्योंकि लोगों के पास जीवन यापन करने के लिए रोटी नहीं है, तो रोटी के लिए उनको कुछ तो चाहिए। और उसके लिए अगर मनरेगा में 100, 150, 200 रुपए उनको दिन के मिलते हैं, तो उससे वो शाम का खाना खा पाते हैं। ये है। अब भारत के जो साथ जो सारा कारोबार है उसके ऊपर काफी असर पड़ेगा। अब चाइना तो आगे निकल गया, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, और बहुत आगे निकल गया है। और इंडिया से कम नहीं तो इस समय 6 गुना बड़ी इकोनॉमी है। अब उस हिसाब से भारत को कहते हैं कि आपका व्यापार तो बढ़ाना चाहिए, लेकिन समस्या सारी है कि आप पड़ोसी देशों के साथ भी ढंग से व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, वहां भी आपकी दुश्मनी है। पिछले 10-11 सालों के अंदर इंडिया का गुड्स का एक्सपोर्ट 300 सवा 300 बिलियन डॉलर से बढ़ के 400 सवा 400 बिलियन डॉलर पे आया। तो 10 सालों में, 11 सालों में आपकी तरक्की कितनी हुई? 33%, यानी कि एक साल में 3% आपका ऑन एन एवरेज इंक्रीज है। तो ये तो बहुत ही पूरा रिकॉर्ड हो गया। फिर कहते हैं भारत का डेटा सिस्टम बहुत ही खराब है। आप कोई भी डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है। आप क्या कहते हैं कि शायद जिसे कहते हैं कि जनगणना भी नहीं कराना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली जब आपका डेटा ही अवेलेबल नहीं है, और इसलिए अवेलेबल नहीं क्योंकि आप डेटा को कलेक्ट ही नहीं करना चाहते, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि जो बात रुचिर शर्मा ने कही है कि इंडिया इस टाइम चाइना से मीलों पीछे चला गया है, मिलिटरली हो, टेक्नोलॉजिकली हो या फिर ट्रेड वाइज हो, तो कोई मुकाबला तो है नहीं कहीं पे। और एक्सपोर्ट तो इंडिया के मुकाबले चाइना का 9 टाइम्स है अप्रोक्सीमेटली, या 8.5 टाइम्स है। तो आप उसको कैचअप कैसे करोगे? और अभी उसकी 35% की दुनिया की प्रोडक्शन है, और 2030 तक 45% वर्ल्ड प्रोडक्शन चाइना की होगी। तो हमारी तो फैक्ट्रियां सारी बंद हो जाएंगी, दुनिया की फैक्ट्रियां बंद हुई पड़ी हैं, हमारी क्या? तो रुचिर शर्मा ने इन चीजों की ओर ध्यान दिलाया, और
बताया कि भारत कुछ करना चाहे तो क्या कर सकते हैं। पहले तो मुफ्त की डोज़ बंद करें। अगर आप डोज़ बंद नहीं करेंगे तो सारा पैसा तो बेकार का जा रहा है। कभी मनरेगा में जाता है, कभी लाड़की बहना में जाता है, कभी प्यारे भैया में जाता है, बस यहाँ तो यही होता रहता है। तो सही कहा है उन्होंने इस बात को। बाकी देखेंगे क्या होता है, लेकिन जो आर्टिकल उनके आ रहे हैं, जो इंटरव्यू आ रहे हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और उसके ऊपर सरकारों को गौर करना चाहिए। मैं ये समझकर चलता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका।